हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं तित की एनाटॉमी। तो तित की एनाटॉमी जल्दी से पढ़ेंगे। तो आज तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत अच्छे से समझाएगा तित की एनाटॉमी की दांत के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं हमारे, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, या फिर जो हमारे दांत होते हैं वो पीले क्यों हो जाते हैं आगे कुछ टाइम बाद। तो देखते हैं आज सारा कुछ। तो वीडियो को स्किप मत कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि तित की एनाटॉमी क्या होती है। पहले तो तित की एनाटॉमी क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर्स। जो हमारा दांत होता है उसमें 3 लेयर्स होती है मोस्टली। पहले जो लेयर्स होती है हमारी, सबसे पहली वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एनेमल। सेकंड जो हमारी लेयर होती है उसे बोलते हैं हम, हमारी सेकंड जो लेयर होती है उसे बोलते हैं डेंटिन। जो थर्ड हमारी लेयर होती है उसे बोलते हैं हम पल्प। थर्ड वाली लेयर को हम पल्प बोलेंगे। जो फोर्थ होता है उसमें, फोर्थ हमारा जो होता है उसे रूट कैनाल बोलते हैं। उसमें जो ऐसे डेंटिन बना होता है लेयर तरीके से, जो फोर्थ वाला पार्ट होगा उसमें डेंटिन होगा, सॉरी डेंटिन नहीं, हमारा रूट कैनाल होगा। रूट कैनाल के बाद स्टार्टिंग अब बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कैसे हमारा वर्क करता है। दांत में अगर थोड़ा सा भी कोई पेन हो, पहले तो स्टार्टिंग पेन की तो बात नहीं करते, हम टेम्परेचर की बात करते हैं। जो रूट कैनाल होता है उसमें हमारी नर्व होती हैं कुछ, या फिर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं वहाँ के स्ट्रक्चर या फिर टिश्यूज़ को, जो ब्लड सप्लाई करती हैं, या फिर हमारे जो ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिशंस सप्लाई करती हैं, या फिर जो तित पे हमारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको सप्लाई करती है। अब बात कर लेते हैं हम फिजियोलॉजी, कैसे वो वर्क करता है। फिजियोलॉजी का मतलब है एक तरीके से वो कैसे दांत में सारा कुछ वर्क स्टेशन एक तरीके से वर्किंग होती है। वर्किंग कैसे होती है कि केमिकल्स का ट्रांसलेशन, मतलब एक तरीके से ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया कि हमारे जो मिनरल्स होते हैं या फिर न्यूट्रिशंस होते हैं वो वहाँ कैसे पहुँचते हैं वहाँ पे, क्योंकि वेसल्स होती हैं रूट कैनाल में, ब्लड वेसल्स होती हैं और हमारी नर्व होती हैं। नर्व का काम क्या होता है, वो एक तरीके से पेन और टेम्परेचर को सेंस करती है और अदर कुछ एक्टिविटीज़ को भी सेंस करती है। पर आप कभी सोच लेना कि हमारी जो टेस्ट होता है उसको सेंस नहीं करती, क्योंकि टेस्ट को सेंस करने के लिए हमारी टंग होती है। टंग मतलब जीभ होती है। जीभ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसे सेंस करते हैं। हमारी जो फूड का टेस्ट होता है और टेस्ट जो हमारा एरिया होता है, टेस्टिंग एरिया होता है हमारे ब्रेन में, वहाँ तक सिग्नल पहुँचाता है। तो उसके बाद जो टेम्परेचर होता है, मोस्टली आपको पता होगा हाइपोथैलेमस का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ठीक है। तो तित में कोई भी टेम्परेचर आएगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस पे पता लग जाएगा कि मैं हाइपोथैलेमस पे पहुंच जाएगा मैसेज कि हमारे तित में हमने गर्म पानी पिया, ठंडा पानी पिया है, दांतों में पता लग जाता है। ये लगता है ऐसा क्योंकि हमारी जो नर्व होती हैं वो एक तरीके से वो सेंस कर लेती हैं, सेंसिबल नर्व होती हैं। अब उसके बाद जो हमारी फिजियोलॉजी ये होगी, ऐसे वर्किंग होती है। च्युइंगिंग एक तरीके से दांत का काम होता है, च्युइंगिंग होता है, काटना होता है उसे, मतलब खाने को या फिर फूड पार्टिकल्स को काटना, या फिर अदर कुछ चीज़ों को काटना, ठीक है, या फिर चबाना, या फिर हमारे स्पीच में भी कुछ हेल्प करती हैं। मतलब एक तरीके से स्पीच में हेल्प है, बोलने में हमारा जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वर्क करते हैं, और जो हमारी कुछ जो वर्ड होते हैं उनको तित बोलने में वर्क करते हैं, क्योंकि बिकॉज वो ऊपर नीचे भी होते हैं, या फिर टच भी करना होता है उन्हें दूसरे तित से भी। तो ये तो हो गया हमारा स्पीकिंग करना, या फिर अदर च्युइंग, या फिर काटना, ठीक है। तो ये तो फिजियोलॉजी होगी। अब बात कर लेते हैं येलो फॉर्मेशन, जो तित होती है, कवरिंग बनती है येलो, हमारे जो दांत हो जाते हैं पीले, वो कैसे होते हैं। उनका एक तरीके से पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फूड खाएंगे कोई, मान लो हम सुगरी फूड, मोस्टली सुगरी जो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें होते हैं, जैसे कि हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड खाए, हमने मीठे फूड्स खाए, खाना खाया हमने मीठा वाला, तो उससे क्या होगा कि खाना खाते खाते मीठे खाना खा लिया हमने, तो कुछ खाना हमने मतलब छोड़ दिया, कुछ थोड़ा बहुत, जैसे फूड पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे माउथ में रह गए। तो उससे क्या होगा कि फूड पार्टिकल्स रह गए, तो वो पार्टिकल्स धीरे धीरे माउथ में रह गए, कुछ सलाइवा में, कुछ मतलब एक तरीके से हमारे बैड बैक्टीरिया भी होंगे और गुड बैक्टीरिया भी होंगे। तो बैड बैक्टीरिया ही मोस्टली इसके रिगार्डिंग एक्शन करते हैं। तो स्टेप्टोकोकस टाइप का एक बैक्टीरिया होगा, वो माउथ में प्रेजेंट होगा। अब वो क्या करेगा, वो एक तरीके से फेरेबल कंडीशन देखेगा, उसे फेरेबल कंडीशन मिल चुकी है। मिलना मतलब एक तरीके से वो फेरेबल कंडीशन, उसकी फेवरेट कंडीशन, फेरेबल का मतलब उसकी फेवरेट कंडीशन उसे मिल गई है, एक तरीके से वो शूट कर रही है, सुटेबल कंडीशन है उसकी, उसे सुटेबल इन्वायरमेंट वहाँ पे मिल चुका है। मिल चुका कैसे, क्योंकि वहाँ पे शुगरी पार्टिकल्स, कुछ शुगर टाइप वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो उस शुगर टाइप के पार्टिकल जो होंगे वो क्या करेंगे, उसके साथ वो मिक्स होंगे। सलाइवा में कुछ हमारे मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम टाइप के, फॉस्फेट टाइप के, या फिर अदर भी मिनरल्स होते हैं, और एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ लिपेज टाइप, एमलाइसिस टाइप के, सलाइवरी एमलाइसिस टाइप के कुछ, ठीक है।
जिनका काम कुछ अलग होता है, वो बाद में बताएंगे, वीडियो से अलग है वो। तो इससे क्या होगा कि वो येलो फॉर्मेशन वहाँ पे हो गई। येलो फॉर्मेशन कैसे होगी? अब येलो का मतलब होता है वहाँ पे जो येलो कवरिंग बनती है उसका, उसे हम एक लेयर होती है, वो कवरिंग होती है, उसका नाम एक तरीके से नाम होता है उसका, प्लेक के नाम से वो लेयर होती है येलो वाली, जिसे प्लेक के नाम से जानते हैं। तो अब वो लेयर कैसे बनेगी? वो लेयर धीरे धीरे वहाँ पे सुगरी इन्वायरमेंट फेवरेबल कंडीशंस में वो लेयर बन जाएगी। लेयर बनने से क्या होगा? अब लेयर बनेगी, अब लेयर वहाँ पे बन गई। लेयर बनने से क्या होगा कि एक तरीके से वहाँ के जो बैक्टीरियाज होंगे वो लेयर के साथ साथ वहाँ पे कुछ एसिड रिलीज करने लगते हैं। एसिड कैसे रिलीज करते हैं? अब वो मान लो वो एक तरीके से वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस करेंगे। शुगर जो होगी, शुगर उसको तोड़ेंगे कैसे? अब वो शुगर को तोड़ने के बाद ये, और मेनली ये काम सिर्फ अनहाइजीन तरीके से होता है। अगर लोग ब्रश नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तभी ये काम होंगे, वैसे नहीं होते। बट फिर भी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद कैसे होगा? शुगर होगी जो हमारी, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज जब टूटता है तो उसे लाइसिस बोलते हैं। एक तरीके से हम मेडिकल टर्म में ब्रेक डाउन को ही लाइसिस बोलते हैं। किसी चीज़ का ब्रेक डाउन मतलब टूटना लाइसिस के नाम से जाना जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस जब होगा उसका, तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है अच्छे अमाउंट में, तभी वहाँ का ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस जब होगा क्या होगा? अब वहाँ पे माउथ में तो इतनी ऑक्सीजन नहीं है, बट क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि माउथ में नॉर्मली लो ऑक्सीजन पे भी हम ग्लाइकोलाइसिस करा सकते हैं, क्रिएट करा सकते हैं, वो चीज़ सारा कुछ जनरेट करा सकते हैं। ऐसा ये इतना बहुत अच्छा कंडीशन एक तरीके से हम करा सकते हैं लो ऑक्सीजन में। बिकॉज जो ओरल कैविटीज़ वाले जो कुछ टिश्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो एक तरीके से आपको पता है, अगर अंदर हमारे कुछ वुंड बन जाए या फिर इंजर्ड हो जाए हमारा कुछ एरिया स्ट्रक्चर, तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी एक तरीके से भर जाता है, मतलब हील बहुत जल्दी होता है, क्योंकि रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ओरल कैविटीज़ में। अब ओरल कैविटी में जब ये प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो उसमें एक तरीके से एक वर्क यूज़ होगा, फेगमेंटेशन का यूज़ होगा। तो फेगमेंटेशन का यूज़ होते होते अब वो लो ऑक्सीजन पे यूज़ हो रहा है। एक तरीके से फेगमेंटेशन का यूज़ होगा अंडर स्टीम, ऐसा बोल सकते हैं, भाप के द्वारा हम कुछ चीज़ें तोड़ रहे हैं, तो ये होगा। तो इससे लैक्टिक एसिड नाम का एक एसिड रिलीज होगा। एसिड का मतलब आपको पता होगा, घर में तेजाब होता है, कुछ एसिड ये बोलते हैं, तो तेजाब टाइप का कुछ एसिड अब वो रिलीज होगा, लैक्टिक एसिड। अब वो एसिड रिलीज होगा तो एसिड का काम होगा मेनली, वो एसिड जब रिलीज होगा वहाँ पे, तो वो तित को एक तरीके से ब्रेक डाउन, उसकी जो मेम्ब्रेन्स होगी, परत होगी, उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, उसे डैमेज करेगा, तोड़ेगा उसे। अब उससे क्या होगा? अब वो दांतों पे जब लेयर पड़े, वो लैक्टिक एसिड गिरेगा, तो उससे क्या होगा कि वहाँ की जो कैल्शियम और फॉस्फेट होंगे, मेरे मिनरल्स होंगे, वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से उस पर से उसकी जो परत होगी वो हटनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो परत स्टार्ट होगी तो सबसे वाली फर्स्ट जो लेयर होगी हमारी, कौन सी होती है? वो एनिमल, तो वो हटने स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? अब वो लेयर हटेगी तो क्या होगा? लेयर हटने से फिर हमारी जो सेकंड लेयर पे हमारे जो होल बनने, कैविटीज़ बननी स्टार्ट हो जाएंगी। कैविटीज एक तरीके से लेयर हटेगी, तो जो हमारे मान लो ये लेयर है, अब लेयर हटने लगेगी तो यहाँ के जो होल लगेंगे, एक तरीके से जो छेद टाइप के कुछ हो जाएंगे, मतलब पोर्ट बन जाएंगे, पोर्ट्स, कैविटीज़ बनेंगी, पोर्ट बनेंगे। जैसा कि मेडिकल टर्म में हम पोर्ट्स बोल सकते हैं, फिर कैविटीज़ बोल सकते हैं। कुछ कैविटीज़ बनने स्टार्ट हो जाएंगी। तो कैविटीज़ बनने से क्या होगा कि और ज़्यादा लेयर स्टार्ट हो जाएंगी डैमेज होना। तो अब वो लैक्टिक एसिड मोस्टली कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है और हाइजीन हम मेंटेन नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो उससे क्या होगा? और सारी डैमेज स्टार्ट हो जाएंगी, डैमेज लेयर। तो उससे क्या होगा कि हमारी डेंटिन के बाद, हमारी जो एनिमल के बाद डेंटिन लेयर भी डैमेज हो जाएगी। उसके बाद हमारी पल्प तक भी इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। पल्प के बाद, अब मोस्टली पल्प के बाद हमें पेन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज पल्प हमारी थर्ड लेयर होती है, वो नर्व से थोड़ा बहुत अटैच होती है। उसके बाद हमारा पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो सेंसेशन इन्वायरमेंट हो जाता है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो उसके बाद धीरे धीरे और लैक्टिक एसिड रिलीज होने के बाद फिर दोबारा वो डैमेज कर देगी, वो पल्प को भी डैमेज कर देगी। पल्प को डैमेज करने के बाद, अब वो पल्प को डैमेज करेगी तो क्या होगा? उसके बाद फिर वो रूट कैनाल तक हमारा इन्फेक्शन पहुँच जाएगा। और रूट कैनाल तक इन्फेक्शन पहुँचेगा तो फिर रूट कैनाल में सारी ब्लड वेसल्स होंगी हमारी, जो अब ब्लड वेसल्स होंगी तो वो एक तरीके से ब्लड के कांटेक्ट में हमारा इन्फेक्शन आ जाएगा, हमारे जो बैक्टीरिया आ जाएगा, स्टेप्टोकोकस टाइप के बैक्टीरिया आ जाएगा।
या फिर अदर बैक्टीरिया आ भी जाएंगे अंदर, तो क्या हो कि वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ब्लड के कांटेक्ट में आने से फिर हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्ट करेगा उसके रिगार्डिंग। अब उसके रिगार्डिंग रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, WBCs आ जाएंगे वहाँ पे, सारे हमारे वाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे जो कि इम्यूनिटी के रिगार्डिंग वर्क करते हैं। ल्यूकोसाइट टाइप के कुछ, जिनका नाम ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स में हमारे वर्क करेंगे, फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, फिर और इन्फेक्शन बढ़ेगा वहाँ पे। अब आपको पता होगा कभी हमारी जो एंटीजन और एंटीबॉडी की फाइट होती है तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज होती है। अब मेन चीज़ तो वो होगी, अब मेन चीज़ क्या होगा, इन्फ्लामेशन कॉज होगी। इन्फ्लामेशन के आपको पता होगा इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन के 5 साइन होते हैं, रोलर पोलर लॉस ऑफ फंक्शन। अब मान सकते हैं, पहले मैं स्टार्टिंग बताता हूँ 5 साइन क्या होते हैं, जो 5 सिम्टम्स बोलते हैं, 5 साइन बोल सकते हैं एक तरीके से। स्वेलिंग, पेन, हीट, रेडनेस, लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होगा कि वहाँ का फंक्शन है जो वो वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, जो ऑर्गन है वो जैसे वर्क करना चाहिए वो वर्क नहीं कर पा रहा ऐसे, तो उसके बाद वो वीक पड़ जाएगा। अब हार्डनेस, सारी मिनरल्स पहले ही पिघल गए या फिर परत जो हट गई पहले ही टूट के डैमेज हो गए सारे कुछ, तो उसके बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होगी। तो फिर नर्व, वहाँ के स्ट्रक्चर्स होंगे टीथ के, वो बहुत ज़्यादा दबने लगेंगे, प्रेशर आ जाएगा उन पर। अब एक तरीके से यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब टीथ का एरिया तो इतना ही है, वो छोटा थोड़ी बड़ा थोड़ी हो पाएगा, टीथ कुछ स्ट्रेचर थोड़ी है, रबड़ थोड़ी है वो, तो धीरे धीरे वो बढ़ेगी, कम होगी, सॉरी इन्फ्लामेशन बढ़ेगी और वो पार्ट में एक तरीके से डिवाइड होगी। फिर वहाँ पे एब्सेस क्रिएट होने लगेगी। एब्सेस मतलब पस फॉर्मेशन होने लगेगी। पस का मतलब एक तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं मवाद टाइप का कुछ बनने लगेगा, जैसे कि मवाद बनती है ना, बोलते हैं मवाद बन रही है या फिर पस बन रही है, तो वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। एब्सेस क्रिएट होगी, स्वेलिंग, पेन सब कुछ होने लगेगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो इन्फेक्शन और बढ़ेगा, वो रूट कैनाल से भी आगे बढ़ेगा। फिर वो क्या होगा, रूट कैनाल तक ही अंदर जाके एंड में जाके वो हमारी जो हमारी नर्व होंगी, नर्व और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगा। डैमेज करने के बाद क्या होगा, डैमेज करने के बाद फिर हमको पेन, टेम्परेचर, किसी चीज़ का भी सेंसेशन नहीं हो पाएगी और हम ना ही किसी चीज़ को सेंस कर पाएंगे। हम पेन को सेंस नहीं कर पाएंगे, उसके बाद हमें पेन नहीं होगा, सारा कुछ डैमेज हो जाएगा। तो ये मेनली हमारी जो एक तरीके से फिजियोलॉजी होती है। ऐसे हमारी येलो परत बनती है, हमारी प्लेक बनती है, उसके बाद सारा कुछ ये क्रिएट होने लगता है। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करनी है। हाइजीन मेंटेन कर रखोगे तो सारा कुछ होगा। और ज़्यादा मीठे खाना नहीं खाना है। मीठा मतलब शुगर, जिनमें शुगर ज़्यादा होती है, जैसे कि टेबल शुगर, मोस्टली टेबल शुगर या फिर अदर कोई शुगर होगी। टेबल शुगर में मोस्टली क्या होता है कि टेबल शुगर यूज़ करने के लिए क्यों मैं मना कर रहा हूँ टेबल शुगर खाने के लिए, क्योंकि उनमें केमिकल से ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि चीनी टाइप का कुछ बोले तो चीनी शुगर, उसे टेबल शुगर ही बोलते हैं, ठीक है। तो टेबल शुगर आपको कम यूज़ करना है। और आप यूज़ कर सकते हैं वैसे जो गुड़, शक्कर वगैरह कुछ टाइप का आता है, ऐसा थोड़ा बहुत यूज़ करो, बट आपको खाते टाइम उसे कुल्ला कर देना है। जब आप एज पर इसोफेगस से उसे स्वेलो अप कर लो, मतलब एक तरीके से स्वेलो कर लो उसे। स्वेल करने के बाद आप मुंह को धो सकते हो, दोबारा से ब्रश कर सकते हो, हाइजीन मेंटेन रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है शुगर होने से तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है ज़्यादा कुछ, अगर ऐसे होने से और ज़्यादा अदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने लगती हैं, जनरेट होने लगती हैं। इन्फ्लामेशन टाइप की कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसे कि अदर आने वाली फ्यूचर, उसके बाद टीथ के बाद कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। फिर हमारे गम्स में जो गम्स होते हैं, दाढ़ होती है ये वाली गम्स टाइप के, उनमें रेडनेस तो उनमें आएगी ना सारे कुछ। और टीथ हमारा फंक्शन खो ही चुका है, अपना काम करना खो ही चुका है। तो ये होता है। तो वीडियो, आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।